वार्निंग ये समझिए कि इन लेक्चर्स को आपको छोड़ना नहीं है। इफ यू विल मिस आउट देन यू आर गोइंग टू पे अ ह्यूज कॉस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम जीएस 2 की बात कर रहे हैं और जीएस 2 में पर्टिकुलरली हम पॉलिटी और गवर्नेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 3 टॉपिक कर चुके हैं हम इससे पहले। फर्स्ट टॉपिक स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, सेकंड इज एनपीआर एंड थर्ड इज एनआरसी के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। इसके बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ से रिलेटेड कुछ इश्यूज या मुद्दे हम देखेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली एकदम उस तरीके से हम नहीं देखेंगे कि क्या क्या आपके पॉलिटी के बुक में दिया हुआ है, या हम मेंस के परस्पेक्टिव से इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, ओके, इसके क्या फायदे हैं, यानी कि क्यों इसकी नीड है, इशू क्या क्रिएट होते हैं, और फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए डिलिमिटेशन को बनाने में, और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका मेंस का नोट्स है, ये सारा ये आपको यूपीएससी के 2023 और 2024 इन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको मिस करते हैं, इफ यू विल मिस आउट देन यू आर गोइंग टू पे अ ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, आपको एक ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है कि कोई आपको पैसा वैसा देना है, वो कॉस्ट नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है कि अब 2023 दूर नहीं है। इस साल में सिर्फ दिसंबर का महीना एक बचा हुआ है, ओके। इसके बाद जनवरी, नेक्स्ट ईयर में, इन 2 महीनों को छोड़ के आप फरवरी से लग जाएंगे 2023 के प्रीलिम्स में। ठीक है, फरवरी से 2023 के प्रीलिम्स में लग जाएंगे, एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स में। अब मेंस का आप उस समय नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ मेंस के लिए दिसंबर और जनवरी ही अभी 2 महीना आपको बचता है जिसमें आपको प्रिपेयर कर लेना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस का नेचर है अब सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से आते नहीं है, मेंस की तरह ही प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों महीनों में अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हैं मेंस के लिए, तो वो चीज आपको ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, फिर आपका प्रीलिम्स भी गड़बड़ होगा, फिर अगले साल में जाइएगा। और इसी तरीके से ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, 5 ईयर्स वाला प्लान या 10 ईयर्स वाला प्लान, ये हमेशा इसी साइकिल में चलता रहेगा और आप इसी पे फंसे रहिएगा। ठीक है, तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको एक वार्निंग ये समझिए कि इन लेक्चर्स को आपको छोड़ना नहीं है, आप स्किप नहीं करना है कि अरे बेकार के हैं, इससे क्या होता है, ये तो मैं पढ़ ही लूंगा, ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं कर लूंगा। कुछ होता नहीं है। ठीक है, अभी जो छूट गया वो छूट गया, वो बाद में कुछ नहीं होगा। अभी ये जो इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे जो टॉपिक कराए जा रहे हैं, 1 महीने तक करीब आप समझिए कि 30 टॉपिक अगर हो जाते हैं ना, तो फिर ये दोबारा आप इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि फिर करंट समय में और भी टॉपिक आते रहेंगे। तो जो छूट गया वो छूट गया, फिर काम खत्म, फिर होगा अगला साल। तो इस चीज से ध्यान रखिएगा, अगर ये आप छोड़ देते हैं, इनको आप सीरियसली नहीं लेते हैं मेंस के टॉपिक्स को, तो फिर आपका ह्यूज कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज को आप पे ध्यान रखिएगा। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, केवल 15 से 20 मिनट के बीच के ही एक वीडियोस होते हैं। इनमें जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ, टॉपिक्स को आप नोट करते चलिए, और उनके अंदर जो मुद्दे हैं उन पॉइंट्स को एटलीस्ट आप नोट करते चलिए। तो धीरे धीरे आपके पास एक बहुत बड़ा आपके नोट्स भी तैयार हो जाएगा और सारे आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। चलिए, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हम फोर्थ टॉपिक के बारे में, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आ चुके हैं हम लोग अपने फोर्थ टॉपिक पर, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, अब ये डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कराती हैं लोकसभा में, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहां पर इसको रिप्रेजेंट कराने का काम किया जाता है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होते हैं कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो चाहे वो लोकसभा में जाए या फिर वो स्टेट की असेंबली में जाए, ये यहीं से चुन के जाते हैं। ठीक है, तो आपकी आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, जहाँ पे एक अलग बूथ होगा जहाँ पे आप वोटिंग करने जाते होंगे। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अपना पोलिंग बूथ होता है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक उम्मीदवार चुन के जाते हैं। एक लोकसभा में जाएंगे अगर लोकसभा की इलेक्शन है तो, अगर स्टेट का इलेक्शन है तो एक वहाँ पे असेंबली के लिए चुन के जाएंगे। तो एक लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है ना, वो स्टेट के लिए कई कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा के लिए बनी हुई है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन होगा, स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी फिर कई और छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्री। तो मान लीजिए कि पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ के पॉपुलेशन 150 हो गया, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ के पॉपुलेशन 200 हो गया।
तो पहले तो यहाँ पर पॉपुलेशन इक्वल था 100-100, लेकिन बाद में आपको ये पॉपुलेशन डिफरेंस हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है ये इस पॉपुलेशन को बराबर करने की कोशिश करती है। बराबर इन द सेंस कि एग्जैक्टली नहीं, बट नियरली। ठीक है, तो यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 150 है, तो नियरली किस तरीके से किया जा सकता है कि यहाँ का 25 निकाल के यहाँ पर कर दे तो 175 यहाँ पर हो जाएगा, 175 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट नियरली नहीं, 170 भी हो सकता है, मतलब नियरली कहने का मतलब कि आसपास वहां पर इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है ये कमीशन, या तो बाउंड्री बढ़ाएगा इन कॉन्स्टिट्यूशंस की, या फिर बाउंड्री डिक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर बाउंड्री बढ़ाएगा या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है उनको बढ़ाएगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो इन दो तरीकों से बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा के या घटा के, इस तरीके से ये जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होता है उसको यहाँ पर बराबर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, तो उसको इक्वली रिप्रेजेंट कराने के लिए लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबली के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों के लिए किया जाता है। मेन टास्क क्या होता है, मेन टास्क इज रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द वेरियस असेंबली एंड लोकसभा सीट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, अब रिसेंट सेंसस क्या 2021 में भी सेंसस हुआ, तो क्या 2021 के बेसिस पर अभी डिलिमिटेशन काम कर रहा है, नहीं। या अभी हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया है वो कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में वही चीज लिखी हुई है, पहली चीज इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन फॉर फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, मिसमैच हुआ है, उनको नियरली इक्वल करने के लिए यहाँ पर जियोग्राफिकल डिवीजन किए जाते हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर देखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये प्रीलिम्स के हिसाब से तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दो इंपॉर्टेंट, ये थर्ड इंपॉर्टेंट, कि इसके जो ऑर्डर होते हैं उसको किसी भी कोर्ट में समन नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा डिलिमिटेशन का काम क्या होता है, पहली चीज देखते हैं कि आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंसस के बाद इनेक्ट करेगा। किसमें, आर्टिकल 82 में कहा गया है कि जितनी बार सेंसस होगा उस हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो अभी 2021 का इलेक्शन हुआ है, लेकिन 2021 के इलेक्शन के बाद अभी डिलिमिटेशन एक्ट ऑल इंडिया बेसिस के लिए भी नहीं बनाया गया है, लेकिन वो बनाया जाएगा। ओके, कब, 2026 के आसपास हो सकता है। क्यों 2026 के आसपास, इसकी भी हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, पहले उससे कुछ और चीज देखते हैं। आर्टिकल 170 में कहा गया कि हर सेंसस के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि जो स्टेट्स होंगी, स्टेट के लिए भी डिलिमिटेशन एक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी दोनों चीजों के लिए, एक तो पार्लियामेंट के लिए भी बनाया जाएगा, और दूसरा चीज आर्टिकल 170 में कहा गया कि हर स्टेट के लिए भी, यहाँ पर जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके लिए भी हर सेंसस के बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट आपको बनाया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट इसमें मुद्दा है, उसको भी हम देखते हैं। एक्ट 2002 में बनाया गया, एक 2001 का जो आपका जनगणना हुआ 2001 के सेंसस के बाद, यहाँ पर 2002 में डिलिमिटेशन एक्ट सरकार ने बनाया, और उसने फिर क्या किया था, हाउस ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट स्टेट्स। तो स्टेट असेंबली में चेंजेस यहाँ पे करने थे। स्टेट असेंबली से रिलेटेड जो सीट्स थी या जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको चेंज करने के लिए यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट लाया गया था। लोकसभा के सीट्स में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं किए गए थे। क्यों नहीं किए गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो फिर अभी आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, फंक्शन में ही आएगा सब कुछ, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा का क्यों नहीं किया गया 2002 में, वो भी यहाँ पे आएगा। डिमार्केशन, तो इसका पहला काम होता है डिमार्केशन, यानी कि बाउंड्रीज को जियोग्राफिकली डिमार्केट करने का काम करता है फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज के लिए। दूसरी रिप्रेजेंटेशन, तो किस एरिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में SC ST का कितना पॉपुलेशन है उसके अनुसार SC ST के लोगों को वहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कोई सीट जो होती है SC ST के लिए रिजर्व कर दी जाती है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो बेसिकली यही होता है कि उस एरिया में SC ST का एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होगा, और उस पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है कि SC ST के लिए वो रिजर्व करता है, और वो रिजर्व एरिया हमेशा नहीं रहता, वो रोटेट होते रहता है।
ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हो पाए इसके लिए भी ये इसका एक फंक्शन है। और तीसरा फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्मेशन। मैंने आपको कहा कि जब पॉपुलेशन मिसमैच होते हैं ना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन मिसमैच हो जाएंगे, इसमें 100 हो गया, इसमें 200 हो गया, तो इसको नियरली इक्वल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्या नियरली इक्वल, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, वो कह सकता है एग्जैक्ट इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं करना है, ये नियरली इक्वल करने की इसमें बात की जाती है। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट इक्वल करने के लिए उसको घर घर घूमना पड़ेगा। अब पूरे इंडिया का अगर आपको डिमार्केशन करना हो तो फिर पूरे इंडिया में घर घर घूमे वो, फिर वो काम होगा तो फिर काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, वो नियरली इक्वल होता है। तो कीवर्ड पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि पॉपुलेशन जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे सही हो पाए। ठीक है, चलिए नीड और इम्पोर्टेंस से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। 2001 में यहाँ पर आपको सेंसस होता है। ठीक है, 2001 में सेंसस हुआ और 2002 में आपको एक्ट बनाया गया। लेकिन ये एक्ट जो था केवल स्टेट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, ठीक है, स्टेट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, केवल उन्हीं को चेंज करने के लिए एक्ट बनाया गया था, पार्लियामेंट के लिए नहीं। क्यों? बिकॉज जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, फ्रीज कर दिया गया है कि 2026 तक वो चेंज नहीं किया जाएगा। और ये किसके बेसिस पर? 1971 का जो सेंसस है, 1971 का जो सेंसस है, उसके बेसिस पर इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से अब 2026 तक पार्लियामेंट के सीट्स को चेंज नहीं किया जाएगा। तो दैट्स वाई 2002 में जो एक्ट आया था, ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, उसने पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं किया या पार्लियामेंट से रिलेटेड वो नहीं बनाया गया था, केवल स्टेट असेंबली से रिलेटेड ही वो बनाया गया था। तो ये आपको रीजन पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब 2026 तक चेंज नहीं होगा, 2026 में अब चेंज होगा। तो ये जो होगा ये 2021 का जो सेंसस होगा उसके बेस पे हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये बनाया नहीं गया है एक्ट जो 2026 के लिए होगा। ओके, तो आगे जब भी बनाया जाता है तो उस टॉपिक की हम चर्चा आगे करेंगे। चलिए नीड एंड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि आखिर हमें जरूरत क्यों है इस तरीके डिलिमिटेशन एक्ट की, जिसको परिसीमन आयोग भी हिंदी में कहा जाता है। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि रिफ्लेक्टिंग द करेंट डेमोग्राफी। ठीक है, अब जैसे हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट मैंने जैसे कहा कि 1971 के सेंसस पर इनको सीट्स का बंटवारा किया गया है पार्लियामेंट में। अब यूं समझिए कि 1971 के बाद आज 2022 में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ है 1971 के बाद, क्या इस पॉपुलेशन का सही से रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसीज में पार्लियामेंट के लिए? नहीं हो पा रहा है। ये तो बिल्कुल सही, आपको नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए हैं, पॉपुलेशन चेंजेस भी देखने को मिले हैं। तो इसलिए सही से करंट डेमोग्राफी को रिफ्लेक्ट किया जा सके उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, दैट्स वाई नीड टू अपडेट द डिलिमिटेशन कमीशन। सेकंड की बात करें, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा हुआ है, 1971 से ही जुड़ा हुआ है कि हमने उतने पहले सेंसस का अभी तक यूज किया और उसके बाद हमने पार्लियामेंट में यूज नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं एक अंडर रिप्रेजेंटेशन वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस चीज को अगर हमें बदलना है तो अगेन हमें रिप्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए हमें डिलिमिटेशन कमीशन को अपडेट करना होगा। थर्ड की बात करते हैं, न्यू स्टेट्स। जब डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा करता है या अपडेट करता है, तो कभी कभी यहाँ से नए स्टेट्स या फिर नई यूनियन टेरिटरीज भी बनाए जाते हैं। ठीक है, या फिर बड़ी स्टेट्स को बांट देता है, जैसे कि यूपी था, यूपी को बांट के यूपी के अलावा उत्तराखंड बनाया गया। बिहार था, बिहार को बांट करके झारखंड बनाया गया। एमपी था, एमपी को फिर बांट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो इसके बीच में ये भी रीजन होता है कि ये बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज हो जाते हैं और बड़े बड़े एरिया फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से भी ये मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई डिलिमिटेशन कमीशन कभी कभी क्या करता है कि नई स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को भी बनाने में मदद करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिखेंगे, नीड देखेंगे कि क्यों हमें डिलिमिटेशन कमीशन की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, इशू क्या आ सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को बनाने में, तो इनकी भी चर्चा हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर मुद्दा आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फैमिली प्लानिंग कंसर्न्स। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें साउथ इंडिया के स्टेट्स की, तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स का पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका पॉपुलेशन कम है।
साउथ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह है उनको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन कम है। अब ये देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सीट्स ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा हो जाएंगी। और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी कम होगी, तो वहाँ पे सीट्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका हमेशा यह कंसर्न रहता है कि हमने तो अच्छा काम किया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम किया, हमने डेवलपमेंट का काम किया, तो इस अब इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ सीट्स कम हो गई हैं, तो इस वजह से हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं हो पाता है। तो इस वजह से फैमिली प्लानिंग भी एक कंसर्न पैदा करता है यहाँ पे। लॉस ऑफ सीट्स, सेम चीज यहाँ पर लिखना है कि ये जो लॉस ऑफ सीट्स हो रही है ना, ये पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो यहाँ पर दिखाई देंगी। थर्ड इज अंडर रिप्रेजेंटेशन। अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है वो काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूंसी काफी बड़ी हो जाएंगी, इसका मतलब कि पॉपुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी ज्यादा हो गया है। अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल एक ही पर्सन चुन के जाएगा, चाहे वो लोकसभा में जाए चाहे वो स्टेट में भी जाए, तो इसलिए वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सही से इस बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो वैसे केसेस में यहाँ पर आपको अंडर रिप्रेजेंटेशन वाली सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। आप ये पॉइंट नोट करेंगे, चाहे तो एक एक लाइन आप उसमें लिख भी सकते हैं, एक एक लाइन ही लिखना है आपको, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। अगेन मैं हमेशा कहते हैं यूपीएससी डेट वेराइटीज, नॉट कि एक ही पैराग्राफ में दुनिया भर का लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन पार्लियामेंट्री एक्सपेंडिचर। डेफिनेटली आप डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह लाते हैं तो उसका काम जो होता है बहुत बड़ा काम होता है, तो इससे पार्लियामेंट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेंगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, फिर वो लोकसभा में आए या स्टेट में आए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि सरकार के यहाँ पे या पार्लियामेंट का यहाँ पे क्या होगा, आपको कॉस्ट वगैरह बढ़ना होगा। फिफ्थ पॉइंट इज सीवर स्ट्रेन और प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग चाहे वो किसका हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज का हो, ज्यादा लोग चुन के जाएंगे, तो ज्यादा लोग चुन के जाएंगे तो उनके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनके बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो प्रोसीडिंग टाइम्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। इस वजह से क्या होगा कि जो थोड़ा लेजिस्लेचर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखाई देगा होता होगा। ठीक है, सिक्स की यहाँ पर बात करें, नॉर्थ साउथ इशू, जैसे मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन कंट्रोल वाला इशू था। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर लाए गए, तो इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स की पार्लियामेंट में क्या हो गई, जो रिप्रेजेंटेशन हो गई कम हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेवेंथ यहाँ पर देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट कंसर्न। अब कंसर्न क्या था कि आपको पता है कि 1971 के बेसिस पर पार्लियामेंट का जो सीट है उसको फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक। ठीक है, टिल 2026। अब ये जो 1971 का जो सेंसस हुआ था ना, इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे। ठीक है, जैसे कि आपको असम था, ओके, मणिपुर था, इनको क्या कर दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, इनको एक्सक्लूड कर दिया था 1971 वाले सेंसस में। क्योंकि वो जो पीरियड था ना, वो आपको पता हो कि इंडिया और पाकिस्तान के वार वाला एक क्रिएट करने वाला सीन हो रहा था उस समय, और 1972 में आपको पता है कि बांग्लादेश का लिबरेशन भी होता है, तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो 1971 के इलेक्शन में नॉर्थ ईस्ट एरिया के कई सारे स्टेट्स को, खास करके जो बांग्लादेश से लगने वाली स्टेट्स हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो फिर अब वहां पर भी आज जो फ्रीज देखने को मिलता है, आज जो आपको सीट्स देखने को मिलती हैं पार्लियामेंट में, वो 1971 से पहले की है, बिफोर 1971। ठीक है, तो उनका तो 1971 के बेसिस पर भी नहीं है, तो उनके यहाँ और आपको जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट कंसर्न भी यहाँ पे आ सकता है। एक और पॉइंट इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, 8 पॉइंट, जैसे कि JNK इशू, जम्मू एंड कश्मीर का इशू। ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इशू होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं ना, वो भी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, और कैसा इंटरनेशनल बाउंड्री है ये, इसी तरह इंटरनेशनल बाउंड्री, और किस तरीके का इंटरनेशनल बाउंड्री है, डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड है। तो इस वजह से क्या है कि जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन कमीशन को थोड़ा सा लागू करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में समस्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको 8 पॉइंट बहुत होते हैं, कुछ चैलेंजेस में लिख रहे हैं, कुछ सपोर्ट में लिख रहे हैं, कुछ आप सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, बोर्ड दे लेना, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं, जिसमें हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, और वे फॉरवर्ड में देखते हैं सबसे पहला टॉपिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, आप जितनी बार सेंसस कराते हैं उसके बाद क्या कीजिए कि एक डीलिमिटेशन कमीशन को बना दीजिए। आफ्टर एवरी सेंसस डीलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म कीजिए, और हर ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये फिर क्या करेगा कि उसके अकॉर्डिंग अपडेट करेगा। अब इससे क्या होता है कि जब हमेशा अपडेशन होता रहता है ना, जब ये रेगुलर अपडेट होता रहेगा, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स होगी वो कम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम्स विल बी लेस, बिकॉज कि आप एक बार 50-50 सालों तक छोड़ दे, अपडेट ना करें, तो फिर एक बार अपडेट करने में बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत ज़्यादा कॉस्ट और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है अगर रेगुलर अपडेट हम उसको कर रहे हैं तो। इसके अलावा डिफ्रेंशिएटेड वेटेज, डिफ्रेंशिएटेड वेटेज का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉपुलेशन का सेगमेंट है, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन का सेगमेंट है उसको सही से रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो जैसे कि हमने SC ST को देखा, SC ST को मिल पाए, या जो भी और वहाँ पे विकर सेक्शन है उनको सही से रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए भी हमें टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना क्या है जरूरी नजर आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड वेटेज होगा। उसके अलावा प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब होता क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ये हुआ कि हम जो इश्यूज हैं, ठीक है, जो इश्यूज हैं उनको क्रिएट होने से पहले ही हम क्या कर दे, सॉल्व कर दे। ठीक है, सोल्व बिफोर क्रिएटिंग इश्यूज। तो डिलिमिटेशन नहीं अपडेट करने की वजह से क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं, हमने ऊपर भी देखा है, अंडर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है, अंडर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको अपडेट नहीं करने की वजह से? यहाँ पर आपको नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, साउथ वाले हमेशा क्या होते हैं कि वो नाखुश हुए रहते हैं कि हमारे यहाँ की सीट्स कम हो गई, हमने अच्छा काम किया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम किया तो वो हमारी कम हो गई। तो इन सब जो इश्यूज है ना, इन सबको हमें आगे आके पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इशू क्रिएट होने से पहले। ठीक है, तो ये प्रोएक्टिव मेजर्स में आ जाते हैं, यहाँ पे सरकार को काम करना होगा। तो ये वे फॉरवर्ड और या सॉल्यूशन में आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आएगा। देखिए मेंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। मेंस में अगर डिलिमिटेशन कमीशन से कुछ भी आता है ना, आपको यही चीज लिखनी है, तो घुमा फिरा के, तो घुमा फिरा के मुद्दा ऐसे ही घूमते रहता है कि आपको कुछ पता होना चाहिए कि फेवर में क्या हो, कुछ पता होना चाहिए कि अगेंस्ट में क्या है, और कुछ पता होना चाहिए कि कुछ सॉल्यूशन क्या है, और कुछ पता होना चाहिए जो आप क्या करें, इंट्रो और आप कंक्लूजन में लिख पाए। तो जो फैक्ट्स वगैरह है ना, ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड, जैसे हमने हमने पहले देखा, वही फैक्ट्स आपको या तो इंट्रो में लिखना है या फिर क्वेश्चन के मुताबिक आपको कंक्लूजन में लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये नहीं पढ़ने वाले वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वो थोड़ा हम देखेंगे, प्रोविजंस क्या क्या है, इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, बट हम मुद्दा ये देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इस ऑफिस का कितना जरूरत है हमारे यहाँ, व्हाट इज द नीड, या फिर इसका क्यों जरूरत नहीं है। ठीक है, इशू क्या है, इसके साथ क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पद क्यों रखा, और फिर वे फॉरवर्ड हम देखेंगे या सॉल्यूशन देखेंगे कि ये बीच का रास्ता क्या होना चाहिए और क्या सोच के रखा गया, और या उसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए, इस तरीके से उनको ऐड करते रहिएगा, देन आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर अगले साल यानी कि फिर 2024 इग्नोर करने का नतीजा यही होता है ना कि हर बार आपका 1 ईयर एक्सटेंड, कब तक एक्सटेंड कीजिएगा आप भी देखिए। ठीक है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।